हेलो व्हाट इज़ अप दोस्तों। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और नई कहानी। यहाँ पे मैं आपको नई नई डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ जो आप ही लोग मुझे शेयर करते हो। ऐसी ही एक स्टोरी आज लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ये पहाड़ों से रिलेटेड है और पहाड़ों की एक खौफनाक खतरनाक भूतिया कहानी है ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मैं अपने चैनल पर फीचर करूं, तो अपनी कहानी को मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे डिटेल के अंदर लिख के भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस कहानी को यहाँ पर ज़रूर फीचर करूं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है ये कहानी हमारी शुरू होती है नैनीताल के आउटस्कर्ट्स से। नैनीताल के पास के एरिया में जो गांव थे वहाँ की ये कहानी है। और वहाँ एक परिवार रहा करता था जिस परिवार के अंदर टोटल 4 लोग थे। माँ बाप, रिया और उसकी एक छोटी बहन। रिया बाहर नौकरी किया करती थी और उसकी छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी। और पापा भी आसपास में ही खेती किया करते थे अपने गांव में। और माँ उसकी हाउस वाइफ थी। अब जैसे वो नौकरी कर रही थी रिया, तो परिवार का पालन पोषण सही तरीके से हो पा रहा था। लेकिन उसे नौकरी करने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता था। और हल्द्वानी जाने के लिए पहले उसे अपने गांव से थोड़ा नीचे उतर के आना होता था और नैनीताल से बस लेकर तब उसे जाना होता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस जाती है। और रिया जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसके बॉस ने उससे बोला कि आज जितना भी ऑफिस का तुम्हारा काम है वो ख़त्म करके ही जाना, क्योंकि पिछले दिनों तुमने काफ़ी छुट्टियां वगैरह ली हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये काम फिर से पेंडिंग हो। तो रिया अपना वो सारा काम ख़त्म वगैरह कर कर उसके बाद जब वो घर के लिए निकलती है तो बस में बैठती है। जिस बस से वो हमेशा जाया करती थी उस टाइम के आसपास वाली एक बस में वो बैठती है। लेकिन ये टाइम जो था ये ठंडों का टाइम था। तो आपको पता होगा ठंडों में कोहरा बहुत जल्दी शाम होते ही छाने लगता है। वही एक ऐसा मनहूस दिन था जिस दिन कोहरा बहुत ज़्यादा छा गया था। तो बस वालों को विजिबिलिटी नहीं थी गाड़ी चलाने की। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नैनीताल तक नहीं जाएंगे, उससे पहले ही एक स्टॉप है वहाँ तक जाएंगे बस। और जब वो ये चीज़ अनाउंस करते हैं तो बाकी जो लोग थे वो ये बोलते हैं कि आप जिस दूसरे रूट पर जा रहे हैं उस रूट पर हमें छोड़ दीजिएगा। लेकिन रिया ने ये सोचा कि मैं दूसरे रूट पे जाऊंगी तो भी मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है कि मैं इसी रास्ते से जहाँ तक ये जा रहे हैं वहाँ तक जाकर अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लूँगी। उसने बोला कि चलो भैया। जैसे ही बस चलती है, जो लास्ट स्टॉप जहाँ तक वो बस जाने वाली थी वहाँ तक बस जाती है और रिया उस बस से उतर जाती है। रात का समय था, लगभग 11-12 बज चुके थे। रिया अपने घर वालों को फ़ोन करती है और उसके घर वालों का फ़ोन नहीं लगता। जैसे कि वो एक पहाड़ी इलाका था तो वहाँ नेटवर्क का भी इशू रहता है। उसने काफ़ी ट्राई किया अपनी बहन, अपनी मम्मी पापा सबको फ़ोन करने का, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगा। फिर उसने डिसाइड किया क्यों ना मैं खुद ही पैदल पैदल पहाड़ी चढ़ते हुए निकल जाऊं। अब वो उसी गांव में रहा करती थी, उसी जगह पली बड़ी थी, तो वो ना पैदल चलते चलते उस स्टॉप तक आ गई थी जहाँ से वो बस लिया करती थी। उसके आगे का रास्ता तो सिंपल था, उसे पता ही है वहाँ से, तो वो रोज़ ही ट्रैवल किया करती थी। अब जब वो उस पहाड़ी इलाके में जाना शुरू करती है, शुरू करते करते वो क्या देखती है, एक छोटा रास्ता, कच्चा रास्ता जो होता है ना वैसा रास्ता, और उसकी गांव की साइड जा रहा होता है। वो ये सोचती है कि शायद हो सकता है कि ये एक शॉर्टकट हो, क्यों ना मुझे इस रास्ते को ट्राई करना चाहिए। वो उसी रास्ते के थ्रू अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में जाते जाते उसे एक पेड़ दिखता है। वो थोड़ा थकी, हल्का सा पेड़ के पास रुकी तो उसे वहाँ कुछ पड़ा हुआ दिख रहा था। उसने जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च जला के
उस पड़ी हुई चीज़ कर ऊपर रोशनी मारी तो उसने क्या देखा कि वो एक जला भुना मृतक शरीर पड़ा था। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर गई और वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। वो वहाँ बेहोश पड़ी है। उधर उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि रिया अभी तक घर नहीं आई, क्या हुआ। कभी ऐसा होता तो नहीं कि वो इतनी लेट तक ऑफिस रुके। अचानक से उनके दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वो क्या पाते हैं, उनके गांव का ही एक आदमी हड़बड़ाता हुआ उनसे बोलता है कि भाई साहब जल्दी चलो, वो आपकी बेटी वहाँ उस पेड़ के पास बेहोश पड़ी है। ये बात सुनकर रिया के पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और भागते हुए एकदम से उस पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनकी बेटी पड़ी हुई है। उस टाइम पर रिया के पापा, रिया की माँ, बराबर वाले वो अंकल और रिया की बहन, ये सब लोग वहाँ पर गए थे। अब जब ये लोग वहाँ गए, उन्होंने देखा कि रिया वहाँ पड़ी हुई है। ये लोग रिया को उठाकर कैसे तो करके लेके आए। अब जब घर लेके आ रहे थे वो, उन्होंने ये चीज़ देखी कि उसको ना थोड़ा सा बुखार भी हो रहा था। तो रिया के पापा को लगा कि शायद बुखार की वजह से ये यहाँ पे बेहोश हो गई होगी, लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। जब वो उसे घर लेकर आते हैं, उसे उसके कमरे में लिटा देते हैं और बाकी सब लोग भी सो जाते हैं। अब रात को डॉट 3 बजे रिया के कमरे से बहुत ही ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती है, लेकिन ये आवाज़ किसी आदमी की आवाज़ लग रही थी। रिया के पापा, रिया की मम्मी भागती हुई रिया के कमरे में जाती हैं और रिया का कमरा खोलकर जब देखती हैं तो वो क्या पाती हैं कि रिया लड़कों के कपड़ों में तैयार बैठी, लड़कों के कपड़ों में बैठी हुई थी वो वहाँ पे, जो कि उसके घर वालों को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बोला, बेटा ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने। उसने आदमियों की तरह बाल सेट किए और आदमियों की आवाज़ में बोलता है, क्या हो गया, मेरा मन कर रहा था तो मैंने पहन लिए कपड़े। उसके मम्मी पापा को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि ये ऐसे कैसे बात कर रही है। अचानक से रिया और तेज़ चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है, अब ये मेरी है, अब ये मेरे साथ जाएगी, नहीं तो मैं इसके साथ रहूँगा और ये लड़की अब मेरी है। ये सुन के उसके पापा बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या हो गया ऐसे। उसके पापा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिया तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि शायद उसके ऊपर कोई भूत प्रेत लग चुका था। उसके मम्मी पापा समझ तो गए थे कि कुछ इसे हुआ है, लेकिन वो सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत देर ये सो जाए तो सुबह देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन पूरी रात रिया ऐसे ही चिल्लाती रही, ऐसे ही बोलती रही, ना खुद सोई ना अपने घर वालों को उसने सोने दिया। सुबह वही पड़ोसी जो वहाँ पेड़ के पास उन्हें लेके गया था, लड़की देखी थी उन्होंने, वो कह रहा था कि भाई साहब आपके बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्या, पूरी रात चिल्लाई है कुछ बात। तो रिया के पापा ने उन्हें पूरी बात बताई कि इसके ऊपर शायद कोई प्रेत प्रेत लग गया है। अब देखना पड़ेगा भाई साहब, क्या करना चाहिए, आप कुछ बताओ ना, क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि आपके घर में गंगा जल तो होगा, गंगा जल छिड़को इसके ऊपर, पूरे घर में छिड़को, हो सकता है कि कुछ ठीक हो। तो रिया के पापा बोलते हैं कि मेरे घर तो गंगा जल नहीं है। तो वो भाई साहब बोलते हैं कि मेरे घर है, मैं लेके आता हूँ पवित्र गंगा जल। वो गंगा जल ला के देते हैं और वो गंगा जल पूरे घर में रिया के पापा छिड़कते हैं, रिया के ऊपर छिड़कते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे कि पूरी रात जो रिया ड्रामे कर रही थी, जैसे ही वो गंगा जल छिड़का गया उसके बाद रिया एकदम शांत हो गई। अब जब रिया शांत हुई तो उसके घर वाले भी थोड़े शांत हुए कि यार चलो ठीक है, थोड़ी संभल तो गई। अब ये देखकर रिया के घर वालों ने सोचा कि ये थोड़ी देर लेटी है, हम लोग भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पूरी रात नहीं सोए। जैसे ही उसके घर वाले आराम करने के लिए लेटते हैं तो लेटते ही उसके घर वालों के साथ क्या होता है कि रिया उठ जाती है और उठ के अपने माँ के पास आती है और माँ के कान में बोलती है कि मैं तुम्हारी लड़की के अंदर रह रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसके अंदर रहना नहीं चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बेटी को छोड़ के चला जाऊँ तो इसका जवाब वहीं मिलेगा जहाँ आपकी बेटी बेहोश पड़ी थी। अब ये बात सुन के रिया की माँ बहुत अचंभित हो गई, बहुत शॉक हो गई
और उसने भागकर जाके रिया के पापा को उठाया और उन्हें ये बात बताई। अब जब रिया की मम्मी ने रिया के पापा को ये बात बताई तो रिया के पापा ने थोड़ा सोचा कि ऐसा क्या है वहाँ, ऐसा क्यों बोला रिया ने। तो रिया की माँ बोलती है कि हमें वहाँ जाके देख के आना चाहिए। तो वो फिर से ही बराबर वाले अंकल को लेके रिया के पापा फिर से वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके वो क्या देखते हैं कि वहाँ एक लड़के की लाश पड़ी हुई है जो कि पूरी जली भुनी थी। अब उन्होंने सोचा कि हमें शायद इस लड़के का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, इसी की आत्मा शायद बेटी को लगी हुई है। तो वो उसका अंतिम संस्कार वगैरह करवाते हैं पंडित बुलाकर। और जब उसका अंतिम संस्कार वगैरह हो जाता है तो उनकी बेटी फिर से चीखने चिल्लाने लगती है। अब उसके पापा ये सोचते हैं कि अब क्या हुआ इसे, जैसे ही वो चीखना चिल्लाना देखते हैं उसका। और उनकी बेटी उठ के बोलती है कि पापा ये मैंने लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ये क्या हो गया, मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्या, मैंने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया आपको, हुआ क्या था पापा। मुझे तो बस पापा इतना ही याद है कि मैं एक लाश देखकर वहाँ बेहोश हो गई थी, उसके आगे का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके पापा ने उससे बोला कि कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और एक हफ़्ते तक उसकी खिलाई पिलाई अच्छे से की उसके घर वालों ने, और एक हफ़्ते बाद वो ऑफिस जाना उसने स्टार्ट किया। उसके मम्मी पापा ने उसको एक नया फ़ोन दिलाया ताकि वो कभी भी स्विच ऑफ ना हो, अच्छे से फ़ोन चलाए। और उसके घर वालों ने उसे ये हिदायत दी कि उस रास्ते से अब कभी भी वापस घर नहीं आना है, जो अपना रेगुलर वाला रास्ता है उसी रास्ते से रोज़ घर आना है, बिल्कुल किसी और रास्ते को नहीं ट्राई करना है और ना ही किसी की कोई बात सुननी है और ज़्यादा लेट भी नहीं आना है। रिया भी उस चीज़ के बारे में जब भी कभी सोचती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये कहानी कुछ है ही ऐसी यार, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही समझ आता है। तो यही एक कहानी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिसका इस कंटेंट में दिलचस्पी है। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो बिना देरी के मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी मुझे डिटेल में लिख के आप भेज सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।